नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ रहे थे हम संविधान के भाग, है ना, उनके बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। आज जो हम पढ़ेंगे संविधान के भाग जो है उनमें भाग नंबर 2। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत कठिन भाग कहा जाता है संविधान में, तो इसको कठिन भाग की संज्ञा भी दी गई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। परंतु हम इसको बहुत ही सरल भाषा के अंदर अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, जो आज आपके सामने हम भाग लेके आए हैं वो कौन सा है? वो है संविधान का भाग नंबर 2। देखिए प्रश्न किस प्रकार बनते हैं? प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि संविधान के भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। और नागरिकता जो संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है उनका उल्लेख, तो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर 11। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था 1 से लेकर 4 अनुच्छेद, मतलब संविधान का भाग नंबर 1 कंप्लीट, और उसमें 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिए। हम हमारे संविधान के पूरे 395 भाग पढ़ेंगे। आप लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों लगातार जुड़े रहिए। नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नागरिकता होनी चाहिए। अब नागरिकता होती क्या है? आपको कोई पूछते हैं नागरिकता होती क्या है या ज़रूरी क्यों है? तो दोस्तों आप जैसे कि अभी अपने घर बैठे हो या कहीं पे के भी रहने वाले हो, तो आप जिस गांव में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में अभी 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहे होंगे दोस्तों, है ना। तो वो 2 रुपये किलो जो गेहूँ मिल रहे हैं उसके लिए एक आइडेंटिटी बतानी पड़ती है आपको, जैसे आपका राशन कार्ड हुआ, है ना, आधार कार्ड लिंक करा हुआ होना चाहिए, ऐसे कई नियम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे वहाँ राशन कार्ड आपका है, आप ही को मिलेंगे, मुझे तो वहाँ मिलेगा नहीं, है ना, आप ही को मिलेगा, है ना। तो ऐसे एक आइडेंटिटी आपकी, आप नागरिकता होने, है ना, तो वहाँ के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते ही आपको क्या मिले हैं? वहाँ के अधिकार। मतलब आप जिस देश के नागरिक हैं, या सरल भाषा में समझिए, किसी भी नागरिक को उस देश के, उस राज्य के संपूर्ण राजनीतिक और सिविल जो अधिकार हैं वो उसे मिलते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? वहाँ का मूल नागरिक कहलाएगा। अब आप यहाँ आपने जब अब संविधान में आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप छोटा सा उदाहरण सरपंच बनने के लिए आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो दोस्तों जब आप सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो आप उस ग्राम पंचायत के सदस्य होने चाहिए ना, तो यही आपकी क्या है दोस्तों? नागरिकता है। उसी प्रकार आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कि आप मूलतः क्या हो? भारत के नागरिक हो। तो देखिए दोस्तों, नागरिकता, भारत में जो नागरिकता का अध्ययन किया गया है, मतलब नागरिकता के बारे में जो लिखा गया है वो यह है कि भारत में नागरिकता पाई जाती है। वो किस प्रकार की है दोस्तों? तो भारत में एकल नागरिकता, भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है दोस्तों? एकल नागरिकता। एकल नागरिक का क्या तात्पर्य है? पहले तो अपन यहां से अध्ययन करेंगे। देखिए हमारे यहाँ आप राजस्थान के नागरिक, राजस्थान में रहते हैं, राज्य आपका राजस्थान है, देश अपना कौन सा है? भारत है। तो आप भारत के नागरिक हैं या राज्य के? तो हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है कि हम सब क्या हैं, चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हम सब लोग क्या हैं? हम एक हैं, और वो क्या है? हम भारतीय हैं। तो हमारी नागरिकता कैसी है? आपको किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो हमें एकल नागरिकता प्राप्त है। आप लोग क्या हैं? तो आप क्या हैं? भारतीय हैं। तो दोहरी नागरिकता ना होकर भारत में कौन सी नागरिकता अपनाई गई है? एकल नागरिकता। प्रश्न नंबर कि नागरिकता भारत में किस प्रकार की नागरिकता आप क्या कहेंगे? एकल नागरिकता। अब जो ये नागरिकता है, ये नागरिकता वाला भाग जो लागू किया गया था दोस्तों, इसको लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। जब देश का संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता वाला भाग क्या कर दिया गया था दोस्तों? लागू कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा एक और प्रश्न इस प्रकार की नागरिकता जो ली गई है दोस्तों वो किस देश से ली गई है? तो नागरिकता ली गई है हमारे यहाँ इंग्लैंड से। नागरिकता किस देश से ली हमने दोस्तों? इंग्लैंड से। कि भारतीय नागरिकता वाला जो उल्लेख है वो किस देश से लिया गया है? तो हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? भारत में एकल नागरिकता वाला उल्लेख जो है यहाँ पे इंग्लैंड से लिया गया। अब ये नागरिकता वाला भाग है, इसके लिए कथन भी कहा जाता है दोस्तों। एक व्यक्ति है जिन्होंने इस नागरिकता वाले भाग को क्या कहा है? कथन आता है। व्यक्ति का नाम है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को, भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठिन भाग का है दोस्तों।
कठिन भाग कहा है। प्रश्न किस प्रकार, भाग 2 को सबसे कठिन भाग किसने कहा है, तो वो कहा है भीमराव अंबेडकर ने ना। भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को सबसे कठिन भाग कहा है, तो भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है। आई दोस्तों समझ में। तो यहाँ तक तो हम जो अध्ययन कर रहे थे वो केवल इसके बेसिक के बारे में। अब हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में। देखिए दोस्तों, नागरिकता का उल्लेख 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेदों तक है। मैंने कहा आपको एक एक अनुच्छेद बढ़ाऊंगा। उस अनुच्छेद से पहले हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न कैसे आता है, भारतीय नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, या निम्न में से नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है, है ना। ऐसे प्राप्त इससे प्रश्न आते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। आप किन तरीकों से भारतीय नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला कि भारतीय नागरिकता जो आप तरीका है, आपके पास 5 प्रकार के तरीके हैं। पहला तरीका है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का दोस्तों, जन्म से, जन्म के आधार पर दोस्तों, क्लियर। दूसरा है वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, मतलब के आधार पर। चौथा देशीकरण के आधार पर। पांचवा दोस्तों वो है भू भाग का भारत में विलय। किसमें है, भूभाग का भारत में क्या किया जाएगा, विलय किया जाए। अब आप ढंग से समझिए इसको। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत ही कठिन भाग है और नॉर्मल तरीके से आपको समझ में आएंगे, बहुत सरल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कि जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। आप जन्म से भारत के नागरिक हो सकते हैं। वंश के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के आधार पे भी आपको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है और देशीयकरण के आधार पे भी भारतीय नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भूभाग का भारत में विलय हो जाए तो उस भूभाग के आधार पर भी आप नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्राप्त करें। इन 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी तरीका है वो अवैध कहलाएगा। अवैध रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है ना। और एक आता है कि नागरिकता समाप्त होने के तरीके क्या हैंगे, कि नागरिकता किस प्रकार क्या की जा सकती है लोगों दोस्तों, समाप्त। कि नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। तो बेसिक रूप से नागरिकता समाप्त के वैसे तो 3 साक्ष्य हमको मिलते हैं कि एक तो है दोस्तों स्वेच्छा से त्याग। ठीक है दोस्तों, सबके बारे में एक एक के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी मुद्दा चल रहा था 2019 नागरिकता संशोधन बिल, उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। और ये जो मैंने आधार बताए हैं दोस्तों, ये आधार हैं अधिनियम 1955 के आधार के ऊपर ना। जो नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो 1955 के अधिनियम के आधार पर हैं। फिर इसमें कई संशोधन हुए, 86 में हुए हैं, 2003 में हुए हैं, है ना, 5 में भी हैं, अभी 2019 में भी हैं। तो काफ़ी इसमें संशोधन हुए हैं, उनके बारे में भी बात अपन करेंगे। वो अधिनियम कहलाते हैं। तो अभी 1955 के अधिनियम के तहत ये 5 प्रकार के क्या है दोस्तों तरीके हैं। देखिए, स्वेच्छा के आधार पर है ना नागरिकता। अब आप स्वेच्छा से भी त्याग कर सकते हैं, अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं। दूसरा है कि दूसरे देश की आप विदेशी से क्या होती रहती है, या आपकी समाप्ति, है ना। आपकी नागरिकता कौन समाप्त कर सकता है, तो सरकार द्वारा भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कोई देशद्रोह के वगैरह जो कार्य हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, वो भी नागरिकता समाप्त हो जा सकती है। और या आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, क्या कर ली है, दूसरे देश की नागरिकता की अगर आपने प्राप्त कर ली है तो भी आपकी क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और भी बहुत तरीके हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों अब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जो नागरिकता है वो है जन्म के आधार पर, इस पर अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम भाग 2 का उल्लेख कर रहे हैं। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख एक बार देख लीजिए, 5 से 11 तक है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। नागरिकता वाला भाग कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। नागरिकता हमने किस देश से ली है दोस्तों, इंग्लैंड से ली है। भीमराव अंबेडकर ने भाग 2 को क्या कहा है, तो भाग 2 को सबसे कठिन भाग कहा है। सबसे कठिन भाग किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने कहा है भाग 2 को। नागरिकता प्राप्त करने कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं, जिनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि जो नागरिकता है
उसे प्रदान कौन करता है? भारत की जो नागरिकता प्रदान करता है वो भारत का दोस्तों गृह मंत्रालय प्रदान करता है। नागरिकता कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो नागरिकता भारत का गृह मंत्रालय प्रदान करता है। ऑप्शन में राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, आपको नहीं करना। गृह मंत्रालय भारत सरकार क्या प्रदान करती है? आपको नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अध्ययन अपन आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। और अब नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक एक पे अपन क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो जन्म के आधार पर आपको क्या मिल सकती है दोस्तों? जन्म के आधार पर भारतीय क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। अब जन्म के आधार पर किस प्रकार? कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 है ना, ये 1955 के अधिनियम से है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा ना। क्या होगा? भारत का, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, है ना। अब परंतु इस कंडीशन से तो क्या होता है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है। अपवाद है कि वही जिसके क्या होने चाहिए? माता पिता क्या हो? भारतीय हो, है ना। जिसके क्या हो? माता पिता भारतीय हो, वही क्या कहलाएगा दोस्तों? भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक है। ऐसे तो कि जैसे विदेशी राजदूत हमारे यहाँ रहते हैं, उन विदेशी राजदूतों के यहाँ बच्चे हुए तो वो फिर भारत के नागरिक थोड़े कहलाएंगे, जन्म हो गया तो। ऐसे हमारे पुष्कर के अंदर बहुत सारे विदेशी लोग घूमने आते हैं और उनके यहाँ डिलीवरी होगी तो उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे दोस्तों ना। ऐसे बहुत सारे क्या है? अपवाद हैं। पर आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। मतलब तो उनके माता और पिता क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। इनको क्या 86 में फिर चेंज किया गया, 2003 के अंदर इसको जोड़ दिया गया है, तो वो अधिनियम है, उनके बारे में भी मैं अभी जिक्र करूंगा। आप इतना सा छोटा सा शब्द याद रखिए कि जन्म के आधार पर आपको नागरिकता किस प्रकार पर मिलेगी? जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ है वह व्यक्ति भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। मैंने बोल दिया है, लिखने की आपको जरूरत नहीं है इसके अंदर। एक ये। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पे भी आप भारतीय नागरिक होंगे। इसके लिए क्या नियम है? कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म वही 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद या उससे पूर्व भी हुआ है तो भी वो क्या होगा? वंश के आधार पर भारत का क्या कहलाएगा? वह नागरिक कहलाएगा। परंतु उसमें क्या शर्त है कि जब उसका जन्म हुआ हो, है ना। क्या है कि जन्म के समय, शर्त क्या है? जन्म के समय पिता भारत का नागरिक हो। ये 1955 बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी भी क्या कह रहा हूँ, नियम है 1955 के अधिनियम के तहत, है ना। फिर बाद में इसमें चेंज किया गया है, माता पिता के साथ माता भी कर दिया गया ना। क्योंकि अगर इस आधार पे कहेंगे तो जैसे मान लो सोनिया मिर्जा है, तो सोनिया मिर्जा है, प्रियंका चोपड़ा है, उन्होंने विदेशियों से विवाह किया है, तो उनके बच्चे अगर हुए और वो भारत की नागरिकता दिलाना चाहे तो इस आधार पर तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, परंतु अब मिल जाएगी। जैसे प्रियंका चोपड़ा है तो उसको क्या मिल जाएगी? उसके बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अभी पहले इस पर अध्ययन कीजिए कि वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। परंतु कौन होना चाहिए? उसके पिता क्या हो? भारत के क्या हो? उसके पिता क्या हो? भारत के नागरिक हो। तो वो वंश के आधार के ऊपर हो गया, जन्म कहीं, है ना। यहाँ पे वो जन्म बाद भी हो, मतलब कहीं बाहर भी जन्म हुआ तो भी वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे कल्पना चावला, माता पिता दादा दादी बाहर के हैं, सुनीता विलियम्स, है ना। इन लोगों का जन्म अगर बाहर भी हुआ है तो भी वो भारत का नागरिक है। क्यों है? वंश के आधार पर। किस आधार पर? वंश। एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो सामान्यतः कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी गांव का होगा, तो मूल वंश वो क्या कहेगा? सर मैं पढ़ने के लिए यहाँ जयपुर आया हूँ, पढ़ने के लिए मैं अजमेर आया हूँ, पर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ कि मैं उस क्षेत्र के अंदर जो गाँव होगा आप उस गाँव का, कि भाई मैं जयपुर के पास जोमनेर है, हम मूलतः वहाँ के निवासी है, तो मूल निवासी आप वहाँ के होगे ना। तो मूल, उसी प्रकार मूल वंश आपका वहाँ का हुआ, तो आप वंश के आधार पर क्या हो सकते हैं? भारत के नागरिक हो सकते हैं। यदि आपका जन्म
विदेश में कहीं पे भी हुआ हो, 26 जनवरी 1950 के बाद आपका जन्म भारत में या भारत के बाहर हुआ हो तो भी आप भारत के नागरिक होंगे। शर्त यह है कि आपके जन्म के समय आपके पिता कहाँ के नागरिक होने चाहिए दोस्तों? भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। अब माता भी जोड़ दिया गया है। आई बात समझ में आप है? तो वंश के आधार पर नागरिकता होगी। अब जो आपके तीसरी नागरिकता है वो है पंजीकरण के आधार पर। यह बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता। इसमें है 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से भारत का क्या हो सकता है दोस्तों? नागरिक हो सकता है और भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण मतलब आवेदन कर सकता है। दोस्तों इसका तात्पर्य ऐसे पंजीकरण, जैसे आपने किसी से विवाह किया ना, तो आपकी धर्मपत्नी आई है, आपके साथ आई है, तो वो है भारत में क्या रह सकती है, भारत की नागरिकता प्राप्त करेगी। तो उसको 7 वर्ष से रह रही है तो वो क्या करेगी कि उसके लिए उसको आवेदन करना पड़ेगा, और अगर वो कंटिन्यू 7 वर्ष से रह रही है तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे दोस्तों ना। परंतु इन सब के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें एक शर्त और ध्यान रखना कि हम पाकिस्तान या ऊपर वालों में, और एक राज्य देश और है बांग्लादेश, इन 2 के व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलेगी ऊपर वालों के अंदर, ध्यान। नहीं तो ऐसे वंश के आधार पे तो दोस्तों पूरा पाकिस्तान और पूरा बांग्लादेश भारत का हो जाएगा वंश के आधार पे, तो उन लोगों के छोड़ के है ऊपर ना। और ये पंजीकरण के आधार पर आप नागरिकता ले सकते हैं। इसमें वर्तमान में अब संशोधन कर दिया जाएगा, मतलब जो 2019 वाला है उसके अंदर मैटर 5 वर्ष आएगा। किसमें आएगा? 5 वर्ष ना, क्योंकि अभी तक वो बिल चल रहा है, विवाद वगैरह चल रहा है, और ये 7 वर्ष किससे था? 1955 के अधिनियम के तहत है। ठीक है, पंजीकरण के आधार पर हो गया दोस्तों। चौथा है कि देशीयकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रकार से? कि यदि कोई व्यक्ति क्या है कि विज्ञान कला के क्षेत्र में आगे है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, और या फिर वो भारतीय कला और संस्कृति में रम जाए, कला व संस्कृति में रम जाए, भारत की कला और संस्कृति में रम जाए, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत सरकार को ऐसा लगे कि ये व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है ये व्यक्ति भारत के हित में है, मतलब इसके विज्ञान से, इसकी कला से भारत का नाम रोशन होगा, और वह भारतीय कला और संस्कृति में रम गया है, तो दोस्तों वो कहाँ का नागरिक कहलाएगा? वह भारत का नागरिक कहलाएगा। वो भी अपना एफिडेविट देके, और फिर भारत सरकार पर निर्भर करता है उसको नागरिकता दे या न दे, तो वह भी भारत का नागरिक बन सकता है। इसमें नियम है जो 13 वर्ष का है दोस्तों ना। 5वां है भूभाग का विलय। क्या है दोस्तों? 5वां है भूभाग का विलय, कि यदि किसी भूभाग को भारत में मिला लिया जाए, क्या कर लिया जाए दोस्तों? किसी भूभाग को भारत में मिला लिया जाए तो वहाँ के नागरिक क्या कहलाएंगे दोस्तों? भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे श्रीलंका है, इधर दोस्तों बांग्लादेश है। अभी 2015 में क्या हुआ कि ये ऐसे है ना, तो भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश के कुछ भाग को भारत में सम्मिलित किया गया दोस्तों। तो जो बांग्लादेशी थे वो क्या कहलाएंगे? भारतीय। जो भारतीय थे वो क्या कहलाएंगे? बांग्लादेशी कहलाएंगे। जैसे श्रीलंका के लोग हैं, अगर श्रीलंका को भारत में शामिल कर लिया जाए, कब भारत अटैक कर दे और श्रीलंका भारत में शामिल हो जाए, तो यहाँ के नागरिक कहाँ के कहलाएंगे? वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो भूभाग का अगर भारत में विलय होता है तो वहाँ के नागरिक भी क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे दोस्तों। ये 5 प्रकार से क्या है नागरिकता प्राप्त करने का जो है वो उल्लेख है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता समाप्त किस प्रकार होगी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अपना आगे अध्ययन करते हैं कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार क्या है समाप्त हो सकती है, कि अगर ऐसे कुछ कार्य किए जाए आप करें जिनसे क्या होगी आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। देखिए, नागरिकता समाप्ति कि नागरिकता किस प्रकार आपकी समाप्त हो सकती है। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि स्वेच्छा से त्याग, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? समाप्त हो जाएगी। सिंपल सा है कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता त्यागना चाहे और दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है तो वो क्या भारत की नागरिक नहीं रहेगा। दूसरा जो प्रकार है वो है कि देश द्रोह का आरोप सिद्ध हो जाए, आप
यदि आप पे देशद्रोह का आरोप लगा है और वो आरोप क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया, तो क्या होगा, राज्य आपकी नागरिकता क्या कर लेगा, समाप्त कर देगा। राज्य नागरिकता क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। सरकार मतलब राज्य का मतलब आप समझ रहे हैं, भारत है ना, पॉलिटिकल साइंस की भाषा के अंदर देश को हम राज्य बोलते हैं, तो राज्य अपनी नागरिकता क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। अगर आपने देशद्रोह का कोई काम किया है कि भारत के टुकड़े होंगे, या आपने ऐसे भारत की क्या हो कि, या ये भी आप लिख सकते हैं कि आपके किसी कहने से भारत की एकता क्या हो, भारत की एकता व अखंडता को खतरा हो। क्या हो दोस्तों, क्या आपके बोले हुए शब्दों से क्या हो, देश की एकता, आपसे देश की एकता व अखंडता को खतरा हो, ऐसा लगे कि आपके कारण हमारे देश के टुकड़े हो सकते हैं, कोई राज्य अलग हो सकता है, आप देश हैं तो वो एक तरह से आप देशद्रोह के अंदर ही आ रहे हैं, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब है नेक्स्ट और है कि यदि भारतीय महिला किसी विदेशी से विवाह कर ले तो भी वो भारत के नागरिक नहीं रहती है। क्या नहीं रहेगी, नागरिक है ना, उसको मूलतः वहां के अधिकार नहीं मिले। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो सर क्या है कि सानिया मिर्जा है, आप कहेंगे हमारे प्रियंका चोपड़ा है, बहुत सारे हैं, तो उनको क्या है, विशेषताओं के आधार पर क्या रखा गया है, भारत का नागरिक रखा गया है, परंतु वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो इस और या कोई व्यक्ति 7 वर्षों से भारत से बाहर हो, कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों से अगर भारत से बाहर है तो भी वो दोस्तों भारत का नागरिक नहीं होगा, उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त समझ जाएगी, हम उसे मरा हुआ मान लेंगे। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ईरान और इराक जाता है तो क्या होता है, वो 1-2 साल के अंदर क्या होता है, वापस आता है देश के अंदर, है ना। अगर लगातार कोई व्यक्ति भारत के अंदर 7 साल से नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार भारत की क्या है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी आपके, है ना। तो दोस्तों ये नागरिकता समाप्ति के आपके तरीके थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो इन अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। 5 से लेकर 11 अनुच्छेदों में किस बात का उल्लेख किया गया है उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 5 ऐसे कभी आते नहीं हैं प्रश्न के 5 में क्या, 6 में क्या, 7 में क्या है, फिर भी हम इन अनुच्छेदों के बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। वो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे 5 से 11 के अंदर क्या बात होती है वो। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये क्या है कि जो अभी लॉकडाउन में है ये पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके हैं। ठीक है दोस्तों, आज तक का वीडियो यहीं, धन्यवाद।